प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद हमारे चैनल एजुकेशनल मंत्रा पर आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से हमने कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की NCERT की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व के अंतर्गत यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पर पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम 1917 की रूसी क्रांति, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और इस क्रांति के द्वारा रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा स्थापित हो गया था, पर बात करेंगे। लेकिन रूसी क्रांति को जानने से पहले हम रूस की भौगोलिक स्थिति, रूस के समाज, अर्थव्यवस्था एवं वहाँ की राजनीतिक स्थिति पर नज़र डालेंगे। साथ ही हम 1905 में हुई रूस की उथल पुथल एवं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की भूमिका एवं युद्ध के रूस पर क्या प्रभाव पड़े को जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, शायद आप जानते होंगे कि रूस विश्व का सबसे विशाल देश है और रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं 2 महाद्वीपों से लगती हैं। ये 2 महाद्वीप हैं एशिया महाद्वीप तथा यूरोप महाद्वीप। जब संपूर्ण यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और यूरोप के लगभग सभी देशों में उद्योग धंधों का विकास होने लगा, तब रूस यूरोप का सबसे पिछड़ा औद्योगिक देश बना रहा। रूस में राजा को जार कहा जाता था और 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। रूस का साम्राज्य आज के फिनलैंड, लाताविया, लुथियानिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस तक फैला हुआ था। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अज़रबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। उस समय रूस में ईसाई धर्म की ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग बहुमत में रहते थे। लेकिन साथ ही रूसी साम्राज्य में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी भी रहते थे। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता खेती पर निर्भर थी, अर्थात रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी के कामों से जुड़ा हुआ था। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित लोगों का प्रतिशत इतना नहीं था जितना कि रूस में था। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, फ्रांस और जर्मनी में खेती करने वाले लोगों की आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। कृषि प्रधान देश होने के कारण रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक था। रूस में उद्योग धंधे बहुत कम थे, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को रूस के प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। ये सारे कल कारखाने पूंजीपतियों की निजी संपत्ति थे। 1890 के दशक में जब रूस में रेल नेटवर्क को फैलाया गया, तब रूस में उद्योगों का विस्तार हुआ। इस प्रकार रूस में कारीगरों एवं कारखाना मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। हालांकि रूस का सरकारी विभाग मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और उनके काम की पाली के घंटे निश्चित हों, इस बात पर बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। लेकिन फिर भी कारीगरों की पाली प्रायः 15 घंटे तक खिंच जाती थी, जबकि कारखानों के मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम किया करते थे। सामाजिक स्तर पर रूस में मजदूर बटे हुए थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी अंतर था। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी थी, लेकिन उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट में एक दूसरे की मदद करने के लिए अपने कुछ संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठनों की संख्या उस समय बहुत कम थी। मजदूरों में आपसी अंतर के बावजूद भी जब किसी मजदूर को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी, तो सारे मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर दिया करते थे। वहीं दूसरी ओर रूस के ग्रामीण क्षेत्रों की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर
सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भी बटे हुए थे। रूस के किसान चाहते थे कि सामंतों, नवाबों और ज़मींदारों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच में बांट दी जाए। किसान अक्सर लगान नहीं चुकाते थे और कई जगह तो किसानों ने ज़मींदारों की हत्या भी कर दी थी। यहाँ पर गौर करने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस के किसान समय समय पर अपनी सारी ज़मीन को अपने कम्यून, जिसे कि मीर कहा जाता था, को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांट दिया करता था। अर्थात हम देखते हैं कि रूसी किसान सहकारी भावना से मिलकर काम करता था और अपनी ज़मीन को अपनी परिवार की ज़रूरत के हिसाब से आपस में बांट लिया करता था। इस तरह रूस की अर्थव्यवस्था एवं समाज को देखने के पश्चात हम रूस में राजनीतिक पार्टियों की स्थिति पर नज़र डालते हैं। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मतलब रूस में सरकार ने या जार ने सारी राजनीतिक पार्टियों को गैर कानूनी घोषित कर रखा था। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जिसे रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी कहा गया, का गठन किया था। यह पार्टी मजदूरों को संगठित करने के साथ साथ हड़ताल आदि कार्यक्रम को भी आयोजित करती थी। रूस में समाजवादियों को लगता था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि रूस में जो किसान हैं वे क्रांति का मुख्य स्रोत बनेंगे या क्रांति का मुख्य केंद्र बिंदु बनेंगे, अर्थात वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे। अर्थात उन लोगों का मानना था कि रूस में किसान जो हैं वो क्रांति का नेतृत्व करेंगे। रूस में समाजवादियों को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि हमने देखा कि अभी रूस के किसान समय समय पर अपनी ज़मीनों को आपस में बांट लिया करते थे और यह जो बांटने की भावना थी वह समाजवादी भावना से प्रेरित होकर वे लोग ये काम करते थे। इसलिए समाजवादियों को लगता था कि रूस में किसान जो है वो क्रांति का बिगुल बजाएंगे। 19वीं शताब्दी के अंत में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय हो गए और उन्होंने किसानों के साथ मिलकर सन 1900 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, जिसे समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी कहा गया, का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और इस पार्टी ने यह मांग रखी कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। किसानों की इस मांग पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा असहमत था। इस पार्टी का प्रमुख लेनिन था। उसका मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे आपस में बटे हुए हैं, अतः इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। इस मत को लेकर सामाजिक लोकतंत्रवादी पार्टी में गहरे मतभेद उत्पन्न हो गए। व्लादिमीर लेनिन, जो कि बोल्शेविक खेमे के मुखिया थे, उनका मानना था कि जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी को अत्यंत अनुशासित होना चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या और स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जबकि इसी पार्टी का दूसरा खेमा, जो कि मोन्शेविक था, मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। अर्थात बोल्शेविक दल, जिसका नेता लेनिन था, वह चाहता था कि कठोर अनुशासन एवं केंद्रीय संगठन के द्वारा सर्वहारा वर्ग का शासन तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, जबकि मोन्शेविक दल श्रमिक वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों के सहयोग से जनतंत्र की स्थापना करना चाहता था। इसी बीच 1905 में रूस की क्रांति घटित हो गई। जैसा कि हमने देखा था कि रूस में राजा को जार कहा जाता था और रूस में निरंकुश राजशाही प्रचलित थी, अर्थात रूस का जो राजा था, जिसे जार कहा जाता था, उस पर नियंत्रण लगाने के लिए कोई भी संस्था नहीं थी। रूस का जो जार था वह राष्ट्रीय संसद, जिसे कि रूस में ड्यूमा कहा जाता है, के अधीन रहकर कार्य नहीं करता था। 1904 में रूस में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। ज़रूरी चीज़ों की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि
रूस के मजदूरों के वेतन में 20% की गिरावट आ गई। कई मजदूरों को नौकरी से हटा दिया गया। इस कारण मजदूरों ने आंदोलन आरंभ कर दिए और सेंट पीटर्सबर्ग के कई लाख मजदूर के घंटे को घटाए जाने और वेतन वृद्धि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान गेपोन नामक पादरी ने मजदूरों के जुलूस का नेतृत्व किया और यह जुलूस विंटर पैलेस, जिसे कि जार का महल कहा जाता था, के सामने पहुंच गया। पुलिस और कोरेक्स ने मजदूरों पर हमला कर दिया। यहाँ पर कोरेक्स जार के निजी अंगरक्षक या सिपाही होते थे। इन लोगों ने मजदूरों पर पुलिस के साथ मिलकर हमला बोल दिया। इस हमले में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 मजदूर घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत रूस में इसी घटना से हुई। इस घटना के बाद सारे देश में हड़तालें होने लगी। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थियों ने अपनी कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। इन परिस्थितियों में उदारवादियों ने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट्स और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया और इसमें उन्हें राष्ट्रवादियों और आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों, जो कि रूसी साम्राज्य में सक्रिय सुधारवादी मुस्लिम समुदाय था, का भी समर्थन मिला। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के दौरान जार ने परामर्शदात्री संसद या ड्यूमा के गठन पर सहमति तो दे दी, लेकिन जल्द ही उसने फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनों और फैक्ट्री कमेटियों को गैरकानूनी घोषित कर दिया और राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदी लगा दी। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया, क्योंकि जार किसी भी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में भी फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर दिया और उदारवादी और क्रांतिकारियों को बाहर कर दिया। हम पहले देख चुके हैं कि रूढ़िवादी जो लोग थे वे परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, अर्थात वे चाहते थे कि परिवर्तन तो हो लेकिन अतीत को पूरी तरह से ठुकराया ना जाए, अर्थात यदि देश में राजा या जार का शासन है तो उसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जाए। रूस के जार निकोलस द्वितीय ने तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को लाकर अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। इसी बीच 1914 में यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध यूरोप के 2 गुटों के बीच में लड़ा गया था। एक गुट अथवा खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की प्रमुख शक्ति के केंद्र थे, तो दूसरे गुट में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, जिसमें बाद में इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए थे, नेतृत्व कर रहे थे। इन सभी देशों के पास विशाल साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इस युद्ध के दौरान रूस की जनता ने रूस के जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता चला गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों की सलाह लेना बंद कर दिया और स्वेच्छाचारी निर्णय लेना आरंभ कर दिया। इस कारण उसको प्रारंभ में जो जनसमर्थन प्राप्त हो रहा था वह कम होने लगा। साथ ही रूस के लोगों में जर्मनी विरोधी भावनाएं भी बढ़ने लगीं। रूस में जर्मन विरोधी भावनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी थी कि लोगों ने वहाँ के सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेत्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। हमने पहले देखा था कि रूस में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को 2 औद्योगिक नगर थे। जनता ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर
रूसी नाम पेट्रोग्राद उसका रख दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जर्मनी युद्ध के दौरान दूसरे खेमे में था और रूस की जो महारानी थी, जिसे रूस में महारानी अर्थात जार की पत्नी जरीना, जो कि अलेक्जेंड्रा थी, वह मूल रूप से जर्मनी की थी। जरीना ने अपने घटिया सलाहकारों और ख़ास तौर से रासपुटिन नामक एक सन्यासी के प्रभाव में आकर राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया था। जरीना रासपुटिन नामक साधु के हाथ की कठपुतली बनी हुई थी। इसी बीच 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने रूसी सेनाओं को भारी पराजय दी। 1917 तक 70 लाख रूसी सैनिक मारे जा चुके थे। पीछे हटती हुई रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर दिया ताकि दुश्मन की सेना वहां अधिक समय तक टिक न सके। लेकिन फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। परिस्थितियों ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे और अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध का असर उद्योगों पर भी पड़ रहा था। रूस में पहले ही उद्योग बहुत कम स्थापित हुए थे और बाहर से आने वाली आपूर्ति भी युद्ध के दौरान बंद हो गई थी, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से रूस में विदेशी औद्योगिक सामान आता था, उस रास्ते पर अब जर्मनी का कब्जा हो चुका था। 1916 तक रूस में रेलवे लाइनें टूटने लगी। सरकार ने अच्छी सेहत वाले पुरुषों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करके युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया था। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और उद्योग कारखाने ठप पड़ गए। मजदूरों और किसानों ने रोटी और आटे की किल्लत के कारण दंगा कर दिया कि ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए युद्ध के मोर्चों पर भेजा जाने लगा था। ऐसी स्थिति में जनसाधारण का असंतोष बढ़ना स्वाभाविक ही था। अपनी इस अवस्था के लिए जनता ने जार की अव्यवस्था और कुप्रबंध को ही उत्तरदायी समझा और फरवरी 1917 में पेट्रोग्राद की जनता ने राजशाही को गद्दी से हटाने का कार्य किया।